आइए और आज हम लोग शुरू करते हैं बैंकिंग क्राइसिस। बैंकिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बैंकिंग क्राइसिस जैसा कि आप लोग को दिख रहा है क्या है। बैंकिंग क्राइसिस में सबसे पहले जो आप लोग को पढ़ना है कि बैंकिंग क्राइसिस में बैंकिंग संकट का अर्थ होता क्या है। तो बैंकिंग संकट का अर्थ जानने के लिए देखिए, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि जब जनता का विश्वास बैंकों पर से उठने लगता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हमने बैंक में पैसा जमा किया और बैंक में हमने पैसा जमा कर दिया, लेकिन किसी ने अफवाह उड़ा दी कि भाई बैंक तो डूबने वाला है, सिर्फ हम तो पैसा लेने रहेंगे नहीं और भी बहुत सारे लोग बैंक में पहुंच जाएंगे तो सब अपना पैसा निकालने लगेंगे। तो बैंक के पास इतना पैसा एक साथ नहीं होता कि सभी लोगों को पैसा वापस कर पाए, और ऐसी सिचुएशन में बैंक फेल हो जाते हैं। अर्थात जब जनता का विश्वास बैंकों पर से उठने लगता है और सारी जनता अपना जमा धन वापस लेने बैंक पहुंच जाती है, तो बैंक फेल होने लगते हैं और इसी समय को बैंकिंग संकट कहा जाता है। आइए आप लिख के देख लीजिए। तो फिर जो डाक लिखा हुआ है, बैंक के पास पर्याप्त नकद कोष न होने के कारण सभी जमाकर्ताओं की मांगों को पूरी करना असंभव हो जाता है। इस प्रकार संकटग्रस्त हो जाने पे बैंकों का फेल हो जाना अत्यंत स्वाभाविक है, निश्चित है। नीचे आपके बैंकिंग संकट का अर्थ भी दे रखा है। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो क्या होता है, तो जानिए कि बैंकिंग संकट आया कब कब। भारत में बैंकिंग संकट आया कब कब। देखिए, 3 बार बैंकिंग संकट आया है। 3 बार बैंकिंग संकट आया है। प्रथम बैंकिंग संकट जो आपका आया 1913 से 17 के बीच में आया। दूसरी बार जब बैंकिंग संकट आया 1922 में आया और 1929 से 36 के बीच में आया। तीसरी बार जब बैंकिंग संकट आया तो 1939 से 46 के बीच में आया। आपने एक्सप्लेन कैसे करना है ये भी जानिए, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो प्रथम बैंकिंग संकट, तो आपको लिखना है प्रथम बैंकिंग संकट 1913 से 17 के बीच में आया। इसमें सबसे पहले 1912 में पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया संकटग्रस्त हुआ और 1917 तक लगभग 87 बैंक फेल हो गए। आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। जब द्वितीय की बात करेंगे तो इसमें हम बताएंगे कि 1922 में कितने बैंक फेल हुए और 1929 से 36 के बीच में कितने बैंक फेल हुए। ऐसे जब तीसरे की बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कितने कितने बैंक फेल हुए हैं। बाकी बातें आपको नहीं लिखनी है, शॉर्ट नोट में देख लीजिए। भारत में जो बैंक संकट फेल हुए हैं 1913 से 17 के बीच में 1912 में पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया फेल हुआ है और 1917 में 87 बैंक फेल हुए। जबकि 1922 से और 1936 के बीच में देखें 1929 से 36 के बीच में 481 बैंक फेल हुए थे। 1939 से 2016 की बात करें, सॉरी 1939 से 46 के बीच में 482 बैंक और 47 से 51 के बीच में लगभग 242 बैंक फेल हुए। उसके बाद आपको याद करना है कारण और प्रभाव, मतलब क्यों बैंकिंग संकट आया, क्यों बैंक फेल हुए और इसका प्रभाव क्या पड़ा। जब बैंकिंग संकट आ गया तो फिर क्या इसका इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो बैंकिंग संकट आया क्यों। पहली बात तो उस समय कोई भी केंद्रीय बैंक नहीं था जो बाकी बैंकों पर नियंत्रण रखे, ठीक है। दूसरी बात, ये लोग क्या करते थे, आपस में ही प्रतियोगिता करते थे। सब चाहते थे कि मेरा बैंक चले, दूसरे का बैंक ना चले। तो जमा पे तो ज़्यादा ब्याज देते थे और बहुत ही कम ब्याज दर पे दूसरे को लोन बांटते थे। इससे बैंकों को नुकसान होने लग गया और बैंक क्या हो गए, फेल हो गए। दूसरी बात, जो कर्मचारी चलाने वाले थे उनके पास योग्यता नहीं थी, वो चला नहीं पाते थे। तो योग्य कर्मचारियों की कमी थी, योग्य संचालकों की कमी थी। जो बैंकिंग सिद्धांत बने हुए थे तो इनका सही तरीके से पालन नहीं करते थे। ये भी इनके साथ एक समस्या थी कि बैंकिंग सिद्धांत का लोग पालन नहीं करते थे। बैंकिंग सिद्धांत का पालन न करना ये समस्या है। उसके बाद देख रहे हैं आप कि जमाओं पे ऊंची ब्याज दर, आपने देखा जमाओं पे ऊंची ब्याज दर कहने का मतलब है जो भी आदमी बैंक में पैसा जमा करता था उसको आकर्षित करने के लिए वो चाहते थे कि मेरे पास बैंक में जमा करे, मेरे पास पैसा जमा करे। इसके लिए बहुत ऊंची ब्याज दर देते थे। झूठी अफवाह फैलाते थे। झूठी अफवाह फैलाने का मतलब बैंक फेल हुआ नहीं और लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी कि बैंक फेल हो गया। तो एक साथ लोग पैसा निकालने पहुंच जाते थे और बैंक फेल हो जाता था।
सरकार के हस्तक्षेप न करने की नीति का मतलब क्या है, पहले गवर्नमेंट बैंकों पे कोई भी कंट्रोल नहीं करती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, आइए बस शॉर्ट नोट में देख लीजिए, केंद्रीय बैंक का न होना मतलब कोई भी ऐसा बैंक नहीं था जो इन पे कंट्रोल करे, सरकार का हस्तक्षेप न होना, सरकार कोई भी इन पे हस्तक्षेप नहीं करती थी, कुशल कर्मचारी नहीं थे, दोषपूर्ण नीति जो इनका तरीका था चलाने का वो तरीका अच्छा नहीं था, ऊँची ब्याज दर, जो जमा पे ये लोग ब्याज देते थे बहुत ज़्यादा देते थे, झूठी अफवाह फैल जाती थी, बैंकिंग नियम का पालन नहीं करते थे, बैंक दर में तेज़ी से वृद्धि मतलब बहुत तेज़ी से बैंक फेल बढ़े, जब बहुत ज़्यादा बैंक हो गए तो ये लोगों की प्रतियोगिता आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिससे बैंक फेल हो गए। इसी को गोलाकार प्रतियोगिता के नाम से भी जाना जा रहा है। प्रभाव क्या पड़ा, उन्हें लगा कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो इन सब पे क्या करे, कंट्रोल करे, मतलब केंद्रीय बैंक के अनुभव की ज़रूरत थी, अधिनियम की आवश्यकता का अनुभव हुआ, मतलब उन्हें लगा कि बैंकिंग अधिनियम होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए जो सब बैंकों को मानना पड़ेगा, विकास मंद हो जाना मतलब जिस गति से बैंक का विकास हो रहा था वो विकास रुक गया, जनता में अविश्वास होना, जनता में अविश्वास हो गया क्योंकि बैंक फेल हो रहे थे, लोग पैसा जमा नहीं कर रहे थे तो जनता में अविश्वास हो गया, बैंकों की तरफ उनका आकर्षण खत्म हो गया, जमाकर्ताओं को नुकसान, जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया था उनका पैसा डूब गया तो जमाकर्ताओं को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अल्टीमेटली हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, बैंकिंग संकट का अर्थ, भारत में बैंकिंग संकट के कारण व प्रभाव। आपको बस इसके छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं, सारे शॉर्ट मुझे यहाँ पे दे दिया है, मेन पॉइंट्स आपके पूरी बुक के एक एक करके आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आप पूरी तरीके से इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।